नमस्कार सभी को। आज हमारा 35th डे है इंडियन पॉलिटी सीरीज का। और आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश में क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है हमारे देश में कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर पीएम जो कि रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब रियल पावर जो है वो किस में वेस्टेड है, वो वेस्टेड है प्राइम मिनिस्टर में। इस वजह से जो प्रेसिडेंट है उनको हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी ध्यान रखिएगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रियल पावर होता है वो किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास, यानी नरेंद्र मोदी जी के पास। और ये रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है होल्ड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो संवैधानिक तौर पे जो है प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, बट रियल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। जो संविधान है हमारा उसमें कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर को कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर या सिलेक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 75 है, एक प्रोविजन है आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें यह कहा जाता है दैट द प्राइम मिनिस्टर पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जो है वो अपॉइंटेड किसके द्वारा किए जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू जो करंट प्रेसिडेंट है। ये लिखा हुआ है 75 में। इसका ये भी मतलब नहीं हुआ कि जो प्रेसिडेंट है कल को अगर मान लो इनको मन करे कि मैं अपने बेटे को ही प्राइम मिनिस्टर बना सकता हूं, तो ऐसा तो नहीं है ना, कुछ प्रोविजन होंगे। तो प्रेसिडेंट इज नॉट फ्री टू अपॉइंट एनीवन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो कन्वेंशन है हमारा, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। कीवर्ड जो है याद रखिएगा, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। तो जैसे कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट के लीडर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया क्योंकि इनके पास जो है जितनी बहुमत चाहिए थी वो थी इनके पास। ये तो सिचुएशन ऐसा हो गया कि लीडर के पास मेजोरिटी है तो अपॉइंट कर दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। बट ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे नो पार्टी गेट्स क्लियर मेजोरिटी जो चाहिए, जैसे 543 सीट्स पे इलेक्शन होता है लोकसभा में, तो 272 चाहिए है मेजोरिटी के लिए। अगर किसी पार्टी के पास 200 ही सीट आए तो मेजोरिटी तो है नहीं, तो किसको अपॉइंट करेंगे। इस केस में जो है प्रेसिडेंट साहब एक्टिव हो जाते हैं और प्रेसिडेंट जो है अपना पर्सनल डिस्क्रिशन पे, पर्सनल डिस्क्रिशन अर्थात ये अपना पर्सनल चॉइस करते हैं कि किसको बनाएंगे। तो होता क्या है ऐसे सिचुएशन में, प्रेसिडेंट जो है यूजुअली किसको अपॉइंट करते हैं, या तो लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट है, यानी जिसके पास 200 सीट है उसको, या फिर लार्जेस्ट पार्टी का कोलिशन जो होगा, तो 4-5 पार्टी जो है वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि ठीक है हमने इस पार्टिकुलर लीडर ABC को जो है इलेक्ट किया अपना लीडर, आप इसको अपॉइंट कर दीजिए। उनको प्रेसिडेंट फॉर द टाइम बीइंग जो है अपॉइंट कर देते हैं, अपॉइंटेड एज पीएम, और उनको बोलते हैं कि आप जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कि क्लियर मेजोरिटी जो है मुझे प्रूफ करके दिखाओ विद इन 1 मंथ या फिर 15 दिन 10 दिन जो भी टाइम दे। पर्सनल डिस्क्रिशन का चॉइस या पर्सनल चॉइस जो है कब एक्टिव होता है, जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं हो जितनी चाहिए। उस केस में प्रेसिडेंट जो है जनरली जो लार्जेस्ट पार्टी हो या लार्जेस्ट पार्टी कोलिशन का हो उसके लीडर को अपॉइंट कर देते हैं पीएम और बोलते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है मुझे 1 महीने में शो करो। और इस पर्सनल डिस्क्रिशन का फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार यूज किया था प्रेसिडेंट ने कब, 1979 में, 1979 में। ऐसे बहुत बार यूज हुआ है बट पहला यूज हुआ था 1979 में, जब प्रेसिडेंट थे हमारे नीलम संजीवा रेड्डी साहब, NSR। इन्होंने उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, उनको अपॉइंट कर दिया जब जनता पार्टी की सरकार जो मोरारजी देसाई लीड कर रहे थे वो फॉल कर गया था। तो लार्जेस्ट पार्टी जो थे, लार्जेस्ट पार्टी के लीडर जो है चरण सिंह इमर्ज होकर आते हैं, तो इनको बोला कि आप फॉर द टाइम बिंग जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और आप जो है अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है कुछ दिन में शो कर देना। ऐसे अपॉइंटमेंट बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स की हुई है, जैसे चौधरी चरण सिंह हो गया 1979, VP सिंह की सरकार को अपॉइंट किया था ऐसे ही प्रेसिडेंट ने 1989 में। द मोस्ट फेमस हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब को 2 बार अपॉइंट किया गया है इसी सिचुएशन में, लार्जेस्ट पार्टी उनके पास थी
तो बैच लीडर थे, ये ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया सिचुएशन कि जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर है, उनका सडन डेथ हो जाता है जब वो ऑफिस में है। तो जैसे हुआ है हमारे देश के कई सारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जैसे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आपको लाल बहादुर शास्त्री LBS, तीसरी आपकी इंदिरा गांधी थी, उनका भी असैसिनेशन हुआ था। तो जो हमारे शुरुआत के 3 प्रधानमंत्री थे, उन तीनों का देहांत जो है ऑफिस में ही हुआ था। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ 1984 में, लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हुआ था 1966 में, और 1964 में जवाहरलाल नेहरू साहब का देहांत हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो है प्राइम मिनिस्टर की जब सडन डेथ हो जाती है, तो प्रेसिडेंट जो है इस टाइम पे वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जैसे इंदिरा गांधी का जब असैसिनेशन हुआ था, तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे आपके, उन्होंने राजीव गांधी को अपॉइंट कर दिया एज ए प्राइम मिनिस्टर। पहले क्या होता था, पहले होता था कि जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे IK गुजराल को बनाया गया था, लेकिन IK गुजराल कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन 1984 असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी को सीधा अपॉइंट कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर। फिर बाद में जो है कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि ये हमारे लीडर होंगे और उनको ही जो है प्राइम मिनिस्टर रखा गया। तो प्रेसिडेंट के पास चॉइस होता है जब कोई क्लियर मेजोरिटी ना हो, पर्सनल चॉइस, और प्रेसिडेंट का पर्सनल डिस्क्रिप्शन जब किसी प्राइम मिनिस्टर का सडन डेथ हो जाए तो भी वो एक्टिव हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट में अगर फर्दर बात किया जाए तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मान लीजिए कोई पर्सन है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि ना ही लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है, तो क्या उस पर्सन को हम अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? कर सकते हैं फॉर 6 मंथ। और उस 6 मंथ के दौरान जो है वो किसी भी हाउस से या तो इलेक्ट हो जाए या फिर नॉमिनेट हो जाए। अदरवाइज अगर 6 महीने में 6 महीने 1 दिन हो गया और उस पर्सन की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट या फिर इलेक्शन जो है नहीं हुआ एज अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फिर उसको हम प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन है उसको हम 6 मंथ तक बिना किसी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर होते हुए भी उसको हम 6 महीने तक एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ मिनिस्टर जो है अपॉइंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 6 मंथ है। संवैधानिक तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, जबकि जनरली ये लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसके लीडर होते हैं। इतिहास में ऐसा हुआ है, हमारे देश के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर थे। सबसे पहले इंदिरा गांधी 1966 में, उसके बाद IV देवेगौड़ा जो कि 1996 में प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह जी, नाम याद नहीं रखना है बट फिर भी याद रखिए, 3 नाम है तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह। ये तीनों जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे अपर हाउस के थे, यानी कि राज्यसभा से बिलोंग करते थे। बट हमारे देश में तो ऐसा होता है, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है बोरो किया है, ये फीचर कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में जो वहां के प्रधानमंत्री है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस के मेंबर होंगे, सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस के मेंबर होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी भी पर्सन को आप अपॉइंट कर देते हो प्राइम मिनिस्टर, तो जाहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ शपथ ग्रहण तो करना पड़ेगा। तो उनको शपथ कौन दिलाता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। अपॉइंट वही करते हैं, शपथ भी वही दिलाते हैं। ओथ ऑफ ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर क्या स्वेयर करते हैं? टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है संविधान के प्रति आपको वफादारी और उसके हित में ही रह के काम करना है। टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। टू फेथफुली एंड कॉन्साइसियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, to do right to all manner of people in accordance with the constitution and to law without fear or favor, affection or ill will। उसके बाद एक सेपरेट ओथ होता है जिसको हम कहते हैं ओथ ऑफ सेक्रेसी। इसमें प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं? He will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter that is brought under his consideration or become known to him as a union minister, except जब बात इनके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज की हो तब वो सारी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कैबिनेट मीटिंग की बैठक होती है, सारे मिनिस्टर्स जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बैठते हैं, जैसे नोटबंदी हुआ, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी,
या फिर ऑपरेशन सिंदूर, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन, सारी चीज़ें हुई। तो इसमें क्या होता है कि ये सीक्रेट मीटिंग होता है, ये भी ओथ ऑफ सीक्रेसी का ही पार्ट है कि कल को मान लो नोटबंदी था, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर को कल को लगता 8 नवंबर को बैन किया इन्होंने, 1 नवंबर को क्या करते, अपने जो भी पसंदीदा लोग हैं उनको बता देंगे कि भाई 7-8 दिन में ना नोटबंदी होने वाला है। तो ये ओथ ऑफ सीक्रेसी का वायलेशन होगा। ये होता है ओथ ऑफ सीक्रेसी का मतलब। टर्म और सैलरी में देखोगे तो जो प्राइम मिनिस्टर का टर्म है वो कोई फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। जैसे हमने देखा था गवर्नर का फिक्स टर्म है 5 साल, वाइस प्रेसिडेंट का फिक्स टर्म है 5 साल, प्रेसिडेंट का फिक्स टर्म है 5 साल। 2 गवर्नर को हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। बट बात जब प्राइम मिनिस्टर की हो तो उनका फिक्स नहीं है, एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका ये भी मतलब नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट को जब मन करेगा तो भाई उसको पोस्ट से हटा दो। जैसे मान लो अगर द्रौपदी मुर्मू को रात को सपना आता है कि कल मैं जो है नरेंद्र मोदी को उनके पोस्ट से रिमूव कर दूंगी, नहीं। एज लॉन्ग एज नरेंद्र मोदी जो है, मेजोरिटी सपोर्ट है इनके पास लोकसभा में, मेजोरिटी इन लोकसभा, ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड, कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो टर्म में देखा हमने फिक्स टर्म नहीं है। इसके बावजूद कि ये लिखा गया है द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका ये भी मतलब नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट को कल को जब मन हुआ तो किसी को, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको डिसमिस कर दे रहे हैं उसके ऑफिस से, नहीं। एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी है लोकसभा में, प्रेसिडेंट उनको डिसमिस नहीं कर सकते। लेकिन सपोज दैट कोई प्राइम मिनिस्टर है एंड ही लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, अर्थात उनके जो 272 की मेजोरिटी है यानी 280 लोग हैं, कल को उसमें से 100 लोग जो हैं वो कहते हैं कि मुझे अब इस प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, ये सही से काम नहीं कर रहा है, तो एक नो कॉन्फिडेंस बिल पास होगा। सपोज दैट उसमें ये पता चलता है कि इनकी जो 272 की मेजोरिटी है अब 180 पे आके रख गई है, उस केस में प्रेसिडेंट जो है कैन डिसमिस। फॉर एग्जाम्पल वीपी सिंह, उनकी सरकार गिर गई थी 1990 में, देवे गौड़ा साहब को 1997 में, फिर अटल बिहारी वाजपेयी को 1 वोट से उनकी भी सरकार गिर गई थी, सारी चीज़। तो ये जो है क्या है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास किया गया जिसमें उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सका कि हम होल्ड कर रहे इस पोजीशन को और हमारे पास इतना सपोर्ट है। तो सपोर्ट जब कम हो जाता है उस केस में प्रेसिडेंट जो है उनको डिसमिस कर देते हैं। उसके बाद सैलरी क्या होता है, सैलरी और अलाउंसेस जो है प्राइम मिनिस्टर का, उसको डिटरमाइन कौन करता है, डिटरमाइन बाय पार्लियामेंट, बाय द पार्लियामेंट। तो जो भी एक मिनिस्टर को, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी दिया जाता है वही सैलरी जो है प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। कुछ सप्लीमेंट्री अलायंस हो गया, फ्री एकोमोडेशन, ट्रेवलिंग अलायंस, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, ये सब तो मिलता ही है, बट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट में पावर एंड फंक्शंस जो प्राइम मिनिस्टर के वो क्या होते हैं। पहली बात है ये हेड होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अगला टॉपिक हम करेंगे तो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 74 में ये करेंगे हम अगले टॉपिक में। जो प्राइम मिनिस्टर है वो रेकमेंड करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कि किसको जो है मिनिस्टर बनाया जाएगा, रेकमेंड्स कि मिनिस्टर का नाम। और जो प्रेसिडेंट है ही कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर ने रेकमेंड किया है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास और क्या पावर होता है, ही एलोकेट्स एंड रीसफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमॉन्ग मिनिस्टर। पोर्टफोलियोज यहाँ पे क्या होगा, जैसे राजनाथ सिंह को इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री दिया, होम मिनिस्ट्री अमित शाह के पास है, तो ये सारा काम जो है कौन करता है, रिशफलिंग एलोकेशन का, ये प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मिनिस्टर्स को बोल सकते हैं, जैसे कल को उनको डिफेंस मिनिस्टर को, राजनाथ सिंह को, तो प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क राजनाथ सिंह टू रिजाइन और ही कैन एडवाइज प्रेसिडेंट टू डिसमिस राजनाथ सिंह। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर जो है अपने मिनिस्टर राजनाथ सिंह को आस्क भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि भाई आप रिजाइन कर दो, या फिर वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप जो है इनको ऑफिस से डिसमिस कर दो। इन सब के अलावा जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो तो उसको हेड करना, प्रिसाइड करना, ये भी काम है। और जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सारे मिनिस्टर्स का, उसको गाइड करना, कंट्रोल करना, ये भी काम होता है। सपोज दैट प्राइम मिनिस्टर जो है अपने ऑफिस से रिजाइन कर देते हैं,
तो द मोमेंट ही रिजाइन, तो कोलैप्स हो जाता है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जितने भी अदर मिनिस्टर्स हैं, जैसे अमित शाह हो गए होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह हो गए, आपको अश्वनी वैष्णव साहब हो गए, नितिन गडकरी साहब हो गए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन सपोज दैट कल को किसी डिफेंस मिनिस्टर का देहांत हो गया, या फिर कल को किसी को रोड मिनिस्टर का देहांत हो गया, तो बस वो उस पोस्ट पे, उस मिनिस्ट्री पे वैकेंसी अराइज होता है, वहां पे कोलैप्स नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन और डेथ के बाद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोलैप्स होता है। बाकी किसी मिनिस्टर का डेथ हो गया तो बस वो वैकेंसी क्रिएट होता है उस टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर की और क्या ड्यूटी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट अगर आप देखें तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये ड्यूटी होगा प्राइम मिनिस्टर का, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट, जितने भी डिसीजंस होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो भी यूनियन अफेयर्स, ये सारी चीज, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ये सारी चीजें कम्युनिकेट करना इनका कर्तव्य है। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन, सपोज दैट कल को प्रेसिडेंट उनको बुलाते हैं कि आप इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताओ, तो उन सारे इन्फॉर्मेशन लेके जाना प्रेसिडेंट के पास, ये काम बनता है किसका, नरेंद्र मोदी जी का, किसके पास, द्रौपदी मुर्मू के पास। इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर, वही सारी चीजें है, उसको घुमा के फिरा के ये सारी चीजें लिखा गया। तो कहने का मतलब है, जैसे ही डीएम साहब यानी कि द्रौपदी मुर्मू मैडम को कल को लगेगा कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो एनएम यानी नरेंद्र मोदी जी को जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाना पड़ेगा। ये ड्यूटी है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 78 के अंतर्गत। इन सब के अलावा जो है ये एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है उसको करने के लिए, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, आर्टिकल 76 में ये भी करेंगे हम, कैग हो गया आर्टिकल 148 में ये भी करेंगे हम, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन, इन सारी चीज़ों की अपॉइंटमेंट जब होती है तो ये एडवाइस कौन करता है, नाम प्रेसिडेंट को हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ द लोअर हाउस है, और इसमें क्या पावर्स हैं, तो ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट के सेशन को समन करना हो, बुलाना हो, स्थगित करना हो, तो ये भी पावर जो है। इनफैक्ट ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, जैसे इंदिरा गांधी ने इतिहास में जो लोकसभा था उसको उसके टाइम से पहले डिसॉल्व करवा दिया था। तो प्राइम मिनिस्टर जो है किसको एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है करते हैं। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, उनकी नीतियां हो, उन सबको फ्लोर ऑफ द हाउस वहां पे अनाउंस करना, ये काम किसका होता है, ये काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है खुद भी चेयरमैन होते हैं किसके, नीति आयोग के, जिसका फॉर्मेशन प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके 2015 में हुआ था। इंटर स्टेट काउंसिल के प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, उसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, उसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, उसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। इन सब के अलावा अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन दोनों के चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NDMA के भी चेयरमैन कौन होते हैं, PM साहब। तो जो PM का पोस्ट है हमारा, वो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी बिहाफ में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या कहते हैं, इफ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द US प्रेसिडेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए US के प्रेसिडेंट से किसी को कंपेयर करना पड़े कि पोस्ट कौन सा बड़ा है, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, ना कि राष्ट्रपति होंगे। ये मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसे CM जो हैं बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले थे मोरारजी देसाई, MD साहब, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, CCS, उसके बाद VP सिंह। जैसे मोरारजी देसाई जो है बॉम्बे प्रोविंस के 1952 से 1956 के बीच में बॉम्बे प्रोविंस के जो है ये CM थे। चौधरी चरण सिंह UP के थे CM 1967 के आसपास, और VP सिंह जो थे ये भी आपको UP के CM रह चुके हैं। इन सब के अलावा PV नरसिम्हा राव, आंध्र प्रदेश के CM थे ये, AP। उसके बाद देवेगौड़ा साहब, SD देवेगौड़ा, और ये कहाँ के CM थे, ये कर्नाटका के। और जो करंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो भी पहले CM रह चुके हैं गुजरात के। तो इन टोटल जो है 6 ऐसे CM हैं जो कि बाद में चल के PM बने हैं। ये फैक्चुअल डेटा है, याद रखिएगा। नाम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मोरारजी देसाई सबसे पहले, दूसरे चौधरी चरण सिंह, तीसरे VP सिंह,
चौथे आपके पीवी नरसिम्हा राव, फिफ्थ वॉज देवे गौड़ा एंड द करंट एंड सिक्स्थ इज नरेंद्र मोदी साहब। इन सब पे आधारित अब क्वेश्चन है वो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? नो, रियल हेड। He is not responsible to the parliament. Obviously, he is responsible. He cannot dismiss any of his minister. He can. Prime Minister is the real head of the Council of Ministers. Yes. Prime Minister of India is elected? No. Selected? No. Nominated? Appointed. ये लिखा गया आर्टिकल 75। ये अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में कौन हेड होगा? चीफ मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट। यस। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ द किसकी ड्यूटीज? प्राइम मिनिस्टर। जब कोई प्रेसिडेंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये ड्यूटी बनता है किसका? प्रधानमंत्री का। वो सारा इंफॉर्मेशन लेकर प्रेसिडेंट के पास जाए। हु एक्सरसाइजेस द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो ये एक्चुअल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखते हैं आगे। ही विल नॉट एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस। ऐसा नहीं है, वो किसी भी हाउस में आप जाके बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, बोल सकते हो। ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द अपर हाउस। ये भी एब्सर्ड स्टेटमेंट है। ही विल हैव टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर। कैसा है? नहीं, हमने देखा इंदिरा गांधी 1966 में राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। 1996 में देवे गौड़ा साहब, मनमोहन सिंह 2004 में अपर हाउस यानी राज्यसभा से। तो जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तो वो अपने फेवर में वोट नहीं कर सकते लोकसभा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है। इस वजह से लोकसभा में उनको वोटिंग राइट्स नहीं होगी, बाकी सारे अधिकार जो है उनको दिया जाएगा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? तो ये देखा हमने किसका? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सारी चीजें, एनडीएमए, नीति आयोग, ये सब कुछ के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमिटी? तो ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। The Prime Minister of India at the time of his or her appointment need not necessarily be a member of one of the houses of the parliament but must become a member of one of the houses within 6 months। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कहा था, तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी देखते हैं। Need not necessarily be a member of one of the houses of the parliament but must become a member of Lok Sabha within 6 months। ऐसा नहीं है, किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं आप। Must be a member of one of the houses of parliament जरूरी नहीं है। Must be a member of the लोकसभा, ये भी जरूरी नहीं है। Which of the following statement is correct about the Prime Minister of India? He is free to choose his minister only among those who are members of either house of parliament. He can choose his cabinet colleague after due counseling by the President of India and his सरकार। ऐसा कुछ नहीं। He has full discretion in the choice of person who are to serve as a minister in his cabinet। ये सही हो जाएगा, full discretion है। और उनको भी 6 month का टाइम दिया जाता है। किसी को भी आप मिनिस्टर बना सकते हो, उस 6 महीने के अंदर जो है उनको आप किसी भी हाउस में इलेक्ट करवा दो या फिर नॉमिनेट करवा दो। He has only limited power in the choice of his cabinet। नहीं, लिमिटेड पावर नहीं है, फुल पावर है। Which of the following person was not a chief minister of any of the state before holding the office of prime minister? तो हमने देखा सबसे पहले कौन थे आपके? मोरारजी देसाई साहब 1977 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पहले सीएम रह के। उसके बाद चौधरी चरण सिंह 1979 में बनते हैं। चंद्रशेखर साहब, तो चंद्रशेखर साहब का नाम जो है हमने नहीं देखा था, तो ये पहले सीएम नहीं थे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम थे, आंध्र प्रदेश, ये बॉम्बे प्रोविंस, और ये आपको यूपी। इन तीनों के अलावा कौन? वीपी सिंह। उसके बाद एसडी देवेगौड़ा और करंटली नरेंद्र मोदी। तो इन टोटल 6 सीएम जो है वो बाद में पीएम बनते हैं। तो यहाँ पे आपका एंड होता है द टॉपिक प्राइम मिनिस्टर, और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।